अपना पेपर मनी, बैंक मनी वो भी देख लिया। अभी लास्ट वाला मुद्दा दैट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी, इसका उद्भव कैसे हुआ? सबप्राइम क्राइसिस के बाद उनकी जो केंद्रीय बैंक है उसने इजी मनी पॉलिसी अपनाया और डॉलर का परचेजिंग पावर एकदम कम हो गया। तो ये कुछ लोगों का विश्वास कि यार ये डॉलर हमारे पास थे, उसका कोई अब पहले जितना वजन रहा नहीं। और सबप्राइम क्राइसिस आने का कारण क्या था कि बैंकों ने ही सबप्राइम बोरोवर्स को पैसा उधार में दिया था और लोन रिकवर नहीं कर पाए वगैरह। और उसके अलावा भी बैंक वाले ये एटीएम, क्रेडिट कार्ड ट्रांसफ़र वगैरह में हिडन चार्जेस और सारे पैसे कमाते हैं। तो ये कुछ एनार्किस्ट टाइप के लोग, उनको बहुत गुस्सा आ गया कि अब ये डॉलर और ऐसी फियाट करेंसी पर हमको यकीन नहीं रहा, और ये बैंक वाले बैंकर सारी विल, तो बैंक मनी में भी हमको मज़ा नहीं है, तो क्यों ना हम अपना खुद से ही कोई नया करेंसी जनरेट करें। तो 2008 के अंदर एक ऑनलाइन यूज़र था सतोशी नाकोमोटो, उसने एक प्रकार का वाइट पेपर इस पर इशू किया कि ऐसी कोई सिस्टम हम बना सकते हैं, और इस हिसाब से ये 2009 में ये सिस्टम चालू की गई। अब ये सतोशी नाकोमोटो कौन है? अलग अलग रिसर्च जर्नलिस्ट ने खोजने की कोशिश की, कुछ जापानीज लोग को लेके आए, फिर पता चला वो नहीं है। अंत में 2016 में ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन क्रेग राइट, उसने बोला कि आई एम द सतोशी नाकोमोटो। खैर वहाँ पर भी कंट्रोवर्सी चल रही, कुछ लोग बोलते हैं कि ये गलत, ऐसे ही प्रसिद्धि के लिए झूठ मूठ क्लेम कर रहा है, खैर वगैरह। बट टू इन द शॉर्ट दिस वाज द थिंग। अब हम समझते हैं कि बिटकॉइन या ऐसी करेंसी काम कैसे करती है। पहले एक टेक्निकली इनकरेक्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज देयर इज़ अ गोल्ड माइन, और आपने ये यूपीएससी की तैयारी छोड़ के ये पावड़ा लेके आप पहुँच गए हैं, पूरा दिन खुदाई करते हैं। खुदाई करके जो भी आपने गोल्ड पीस या नगेट निकाले, मैं बाहर कुर्सी लेके बैठा हूँ, जैसे ही आप ये गोल्ड और लेके आएंगे मैं उसको प्योरीफाई करके उसके ऊपर एक उसको मेल्ट करूंगा, एक डाई के अंदर डालूंगा, सिक्का बन गया, उस पर स्टैंप बनाऊंगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दूंगा, और मेरे पास एक पब्लिक लेजर होगा जिसके अंदर मैं एंट्री करूंगा कि ये वाले सीरियल नंबर का ये कॉइन ये जनाब को इस तारीख को दिया गया वगैरह वगैरह, इन्होंने निकाला था। तो लाइक दैट एक लेजर मेंटेन किया जाएगा। अब आगे चल के सपोज ये आपके पास ₹1 का ऐसा गोल्ड कॉइन है, लेकिन आप बाजार में गए और छुट्टे की मगजमारी है, तो आपको भी अनुमति है कि आपके पास जो कॉइन है उसको तोड़ के उसके छोटे पैसे आप बना सकते हो। लेकिन जितनी बार आप उसको तोड़ोगे तो उसके भी नए रजिस्ट्रेशन नंबर वो एल्गोरिदम के हिसाब से आपने बनाने पड़ेंगे, और वो सारी एंट्री भी ये सेंट्रलाइज लेजर के अंदर ही की जाएगी। और उसी प्रकार आपने जो भी खरीदारी की या किसी को गिफ्ट में दे दिया, वो सारी एंट्री भी इस पब्लिक लेजर में की जाएगी। तो अब समझिए, सपोज ऐसा ₹1 का गोल्ड कॉइन होता तो उसके स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन क्या होता? 100 पैसा, मतलब 1 पैसे तक उसको तोड़ सकते थे। अगर आपको ये माइनिंग और कॉइन जनरेशन पता चल गया तो बिटकॉइन बहुत आसान है, बस यही काम करना है, माइनिंग ही करना है। लेकिन कोई गोल्ड माइन या गोल्ड और नहीं है वहाँ पर, उसकी जगह पे एक बड़ा, आप समझो कि कोई क्रिप्टोग्राफिक डेटा क्यूब है, अल्गोरिदम से बनाया गया है, और आपने उसे फावड़े से खोदना नहीं है, उसके लिए कंप्यूटर यूज़ करना है जिसकी स्पीड हैश रेट में नापी जाती है। तो ऐसे कंप्यूटर की मदद से आप ये माइनिंग कर रहे हो एक बड़े से ऐसे वर्चुअल डेटा क्यूब का, और वहाँ पर मैक्सिमम ये जब कॉइन पूरा माइन, ये पूरा ब्लॉक जब माइन हो जाएगा तो उसमें से 21 मिलियन बिटकॉइंस निकलेंगे। धीरे धीरे अभी माइनिंग हो रहा है तो थोड़े थोड़े कॉइन निकल रहे हैं, बट यहाँ पर भी शर्त यही है कि जितनी बार कॉइन जनरेट होगा तो एक पब्लिक लेजर है, वहाँ पर उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि ये वाले अकाउंट से ये वाला यूज़र अपने कॉइन कंप्यूटर से माइनिंग कर रहा था और एक बिटकॉइन निकला, तो लाइक दैट वो पब्लिक लेजर में चला जाएगा। आपके पास ऐसा एक बिटकॉइन आया, ठीक है, और फिर आप उससे कुछ खरीदारी करने गए, सामने वाला अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो अगेन छुट्टे की समस्या हो सकती है। तो जैसे ₹1 के टुकड़े करके 100 पैसे हो सकते हैं, उसी प्रकार एक बिटकॉइन के टुकड़े कर सकते हैं कितने? उसका स्मॉलेस्ट यूनिट इज सतोशी, 10⁸ इतने सतोशी में उसका विभाजन कर सकते हैं। तो छुट्टे की फिर मगजमारी कोई है नहीं। लेकिन जब जब ऐसा विभाजन भी होता है तब भी ये पब्लिक लेजर के अंदर उसकी एंट्री की जाएगी। उसी प्रकार आपने जो भी खरीदारी में एक्सचेंज किया, गिफ्ट में दे दिया, हर एक बात में ये पब्लिक लेजर को अपडेट किया जाएगा। तो मतलब यहाँ काउंटर फेटिंग या ऐसा कोई समस्या दिखती नहीं। जैसे पेटीएम का वॉलेट होता है ऐसा ही बिटकॉइन का भी वॉलेट दिखता है कि आप सेंड रिसीव बिटकॉइंस, और अपना जैसे ईमेल होता है कि लेटर से mrunal@gmail.com, राइट, सेम वे आपके बिटकॉइन वॉलेट का भी ऐसा पब्लिक एड्रेस हो सकता है 17C9B4 विचित्र कोई भी। और जैसे अपना पासवर्ड होता है ईमेल में, उसी प्रकार यहाँ प्राइवेट की होती है, वो भी ऐसा विचित्र प्रकार का लंबा कोड होता है। अदर देन दैट यहाँ ये अकाउंट के अंदर कोई नेम, आईपी एड्रेस, फ़ोन नंबर, केवाईसी कुछ नहीं, कोई भी खोल सकता है अकाउंट, कुछ भी पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इसी पर से 2016 में यूपीएससी ने प्रीलिम में प्रश्न पूछा, सही विधान आप बताइए, बिटकॉइंस आर ट्रैक बाय सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्रीज, संभव है क्या?
नहीं संभव, कोई फ़ोन नंबर आईपी एड्रेस कोई तो रिकॉर्ड वो रजिस्ट्री में है ही नहीं। एनीवन विद बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम अदर पार्टी, सही है। ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंड विदाउट आइदर पार्टी नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ अदर, ये भी सही है। ऐसा तो मृणाल@gmail नहीं है, इधर तो कोई 17v9c4 कुछ चल रहा है पब्लिक एड्रेस, तो हम एक दूसरे की आइडेंटिटी ना पता हो फिर भी काम कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से आप जाएंगे, पता चलेगा आंसर इज बी 2 and 3 ओनली। खैर, तो मतलब कि ऐसे एनार्किस्ट टाइप के लोग शौकिया रूप से उन्होंने ये बिटकॉइन जनरेट करना शुरू किया और शौकिया रूप से ही आपस में वो उससे चीज़ वस्तुओं का ट्रेडिंग भी करते थे। अब नए लोगों को इसमें ज्वाइन होने की इच्छा हुई, लेकिन उनके पास इतना समय या ऐसे पावरफुल कंप्यूटर नहीं थे कि वो खुद से माइनिंग करने को बैठे। तो वो क्या करेंगे, अपना डॉलर लेके आएंगे और उसके बदले कि हमको भी बिटकॉइन दे दो और हम ये गेम में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फिर एम्प्टी गॉक्स और इस प्रकार की कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स अस्तित्व में आई, जहाँ पर आप डॉलर जमा करते और सामने वो आपको एक्सचेंज में बिटकॉइंस दे देते थे। अब आप समझिए, जब तक बिटकॉइन एक शौकिया स्वरूप से काम हो रहा था, हॉबीस्ट, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप डॉलर को इक्वेशन में लाएंगे तो सारे गैर कानूनी काम शुरू हो जाएंगे। जैसे अपना फ्लिपकार्ट अमेजोन पे किताबें बिकती हैं, एक सिल्क रोड नाम की वेबसाइट बन गई, वहाँ पर कोकेन, ड्रग्स, ये सारी चीज़ों को बिटकॉइन के सामने बेचा जाता था। और फिर क्या करेगा ये मालिक या ट्रेडर, वो अपने बिटकॉइन वो ऐसी साइट पे एक्सचेंज करके उसके डॉलर निकाल लेगा, एंड लाइक दैट दे विल गो ऑन। सिमिलरली टेरर फाइनेंस, टैक्स इवेजन और वो पूरा हवाला और नेटवर्क वगैरह ऐसे गलत कामों में भी बिटकॉइन का उपयोग होने लगा। वाई? क्योंकि इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफर दिस, एक्सचेंज दिस डिजिटल करेंसी इनटू फिएट मनी लाइक डॉलर एंड रुपीज़। ऐसे कुछ मतलब गलत साइट चल रही थी। 2013 के अंदर एक बिटकॉइन की ऐसी एक्सचेंज करने वाली साइट पर कीमत क्या थी, $190। 2014 में $490 और 2017 मैंने अभी थोड़े दिन पहले सर्च किया तो एक बिटकॉइन की कीमत $1010। मतलब ऐसे लोग जिनको ये करेंसी चाहिए और वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। और ये दाम ऐसे बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आज अगर मैं बिटकॉइन खरीद के रखूँ तो भविष्य में और लोग इसको खरीदने की इच्छा रखेंगे, तो मैं फिर ऊंचे दामों में बेच के मैं माल हो जाऊँ। अब हमको भी ये इच्छा हो जाए कि भाई ये यूपीएससी की तैयारी छोड़ो और यही काम करते हैं, अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाल के बिटकॉइन जनरेट करना शुरू करो, तो वो नुकसानी का धंधा होगा। बिकॉज ये बिटकॉइन जनरेट करने के लिए जो माइनिंग के कंप्यूटर होते हैं वो इतने पावरफुल चाहिए, लाखों रुपए का उसका खर्चा। अदरवाइज आप अपने ये फटीचर लैपटॉप या कंप्यूटर से करेंगे तो पूरा महीना कंटिन्यूसली आप अपना लैपटॉप चालू रखो, फिर भी 0.00000 सम बिटकॉइन विल बी जनरेटेड। और उसके सामने लाइट का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, स्पेयर पार्ट अपने जो डेप्रिशिएट हो गए, तो मतलब ये लाख के 12,000 नुकसानी का धंधा है। एंड सेकंडली आरबीआई इसके खिलाफ है। 2013 में रघुराम राजन ने एक प्रेस नोट इशू किया जिसके अंदर उन्होंने लोगों को बिटकॉइन से आगाह किया, चेतावनी दे दी। मैं ये पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन फलसफा कुछ इस तरह है कि ये बिटकॉइन को किसी भी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है। इसके बैकएंड में कोई भी गोल्ड, सिल्वर या ऐसी कोई, इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव मनी लाइक दैट, इसकी कोई अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं। तो आप इसकी मदद से कोई खरीदारी वगैरह करो तो इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, है ना। और ये सिल्क रोड जैसी वेबसाइट वो गलत काम में भी जुड़ी हुई हैं, तो आप भले अच्छे उद्देश्य से या केवल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जा रहे हो, फिर भी हो सकता है कि आपको पुलिस पकड़ के ले जाए। तो मतलब कि इससे दूर रहना चाहिए, ऐसा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रेस नोट दिया था। तो ये बात हुई दिसंबर 2013 तक कि रिजर्व बैंक वॉन्स अगेन बिटकॉइन यूज। लेकिन अब अचानक से पूरी हवा पलट गई है। 2016 के अंदर एक नई न्यूज़ आई कि आरबीआई विल स्टडी द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन जो चलता है उसके बैकएंड में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो आरबीआई टू स्टडी द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू कर्टेल पेपर करेंसी। फिर ये 2017 में रिपोर्ट आया कि आरबीआई, उसकी एक संस्था, दे आर टेस्टिंग द टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइन। और एक और 2017 जनवरी में रिपोर्ट आया कि यस बैंक वालों ने ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से अलग अलग कंपनियों को डिजिटल सिस्टम में बनाने में मदद कर रही है। तो अब ये प्रश्न होता है कि भाई बिटकॉइन तो ये गैरकानूनी चीज़ है, ऐसा अब तक हवा चल रही थी, और अचानक से कि ये स्टडी और रिसर्च क्यों हो रहा है, समझते हैं। अभी के लिए ऑनलाइन बैंकिंग और ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कैसे चलती है। जैसे आपका यू आर अ गूगल यूज़र, तो आपके सारे यूज़र नेम पासवर्ड वो गूगल के सर्वर में होंगे। आप याहू के यूज़र है तो वहाँ पर होंगे, राइट, और ईमेल वगैरह भी वहाँ पे होंगे। सो सेम वे जो बैंक हैं तो उनके अपने सारे कस्टमर का डेटा, उनका पैसा कितना आया गया वगैरह, हर एक बैंक का अपना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन टाइप का पोर्टल होता है। तो एसबीआई का समझ लो,
एक्सिस बैंक वगैरह वगैरह। नाउ आप एटीएम में जाके अपना कार्ड उसमें डालते हैं तो वो सारा डेटा एक एनपीसीआई नाम की संस्था है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बनाया है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस, समझ लो कोई प्रकार का सर्वर साइट कुछ है। तो एटीएम से वो डेटा जाएगा एनएफएस में, ठीक है, और एनएफएस में वो उसे डिकोड करेगा कि ये भाई इस वाले बैंक का अकाउंट है, तो उस हिसाब से उस बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पोर्टल में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। सो लाइक दैट एटीएम से ट्रांजैक्शन होते हैं। बट एक समस्या, ये हिटाची नाम की एटीएम बनाने वाली कंपनी, उसी के अंदर किसी ने मालवेयर इंजेक्ट कर दिया था और करीब आपने पढ़ा होगा 30 लाख से ज़्यादा डेबिट कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो मतलब ये तो जोखमी सिस्टम, मतलब अभी जो हम बिटकॉइन ब्लॉकचेन तो एक बाजू छोड़ो, या अपनी कायदेसर वाली जो सिस्टम है वहाँ पर भी कुछ गैरकानूनी काम हो सकते हैं। फिर आप सोचेंगे कि मैं अब से एटीएम यूज़ ही नहीं करूँगा, आई विल डायरेक्टली डू दिस ईसीएस या नेफ्ट या आरटीजीएस से मैं पैसा भेजूँगा। तो ये सिस्टम कौन चलाता है? आरबीआई चलाती है। स्वाभाविक उनके भी अपने सर्वर सिक्योरिटी वगैरह इशू कुछ रहेंगे। फिर आपकी ये इच्छा हो कि मैं तो कार्ड पेमेंट करता हूँ, तो रुपे, मास्टर, वीज़ा, ये सब के अपने अपने पूरा सिस्टम होगा। नीचे से ट्रांजैक्शन पीओएस टर्मिनल से जाएगा, ऊपर होते होते आपके बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पोर्टल में जाएगा। आप ये सोचेंगे मैं तो यूपीआई भीम ऐसा कोई मोबाइल बैंकिंग से ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो इधर भी यही सिस्टम है। आपने मोबाइल से जो भी इंस्ट्रक्शन दिए वो यूपीआई प्लेटफॉर्म में जाएंगे और वहाँ से फिर आपके कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में सेटलमेंट के लिए। तो हाल की ये पूरी सिस्टम में समस्या क्या है? हर एक एंटिटी अपना अलग से सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर चला रही है, सो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, और हर एक को अपना मतलब सर्वर, तो उसका भाड़ा, स्टाफ, उसकी पगार, लाइट बिल, फ़ोन बिल, नेटवर्क का खर्चा वगैरह वगैरह। देन बैंडविड्थ एंड स्पीड इश्यूज़, एक्सिस बैंक अपना पोर्टल और उसके सारे मोबाइल ऐप वाले कस्टमर, मान लो वो सभी लोग 4G यूज़ करते हैं, बट फिर भी जब एसबीआई के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो और वहाँ पर फ़ोन मॉडेम ही चलता हो तो पूरी सिस्टम हमेशा धीमी ही चलेगी। सो बैंडविड्थ एंड स्पीड इश्यूज़। और तीसरा, सपोज ये यहाँ पर लेटस से कि एनएफएस जो नेटवर्क है वो अचानक हैक हो गया, करप्ट हो गया, तो उसके जरिए पूरा ये वायरस पूरी सिस्टम में जाके सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। या फिर कि ये क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड की पूरा सिस्टम हैक हो गया, तो किसको कितना बकाया पैसा था वो पूरा डेटा आप कैसे रिकवर करोगे, राइट? तो ये भी समस्या है इन द प्रेजेंट सिस्टम। एक और उदाहरण से हम समझें कि सपोज वीडियो आपने यूट्यूब पे अपलोड किया और यूट्यूब भी हैक हो गया और आपकी हार्ड डिस्क भी जल गई, तो वीडियो रिकवर कहाँ से करोगे? नॉट पॉसिबल। बट उससे विपरीत, अगर ये टॉरेंट के अंदर आपने डाला होता तो भले आपकी पूरी सिस्टम खत्म हो जाए, फिर भी वो नेटवर्क पूरी सिस्टम के अंदर तो रहता, कहीं और किसी और सीडर के द्वारा। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कुछ ऐसी चीज़ है कि इन सबको हटा के केवल एक ही ब्लॉकचेन टाइप का ही कुछ हो, तो एक तो खर्चा भी कम होगा, सिक्योरिटी, भले एक कोई एंटिटी बिगड़ जाए तो भी बाकी के अंदर वो डेटा रहेगा। एक दूसरी तरह से इसे समझते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक्सेल होता है, उसी प्रकार गूगल का भी ये स्प्रेडशीट है। तो उसी के मदद से हम मान लो कि एक पब्लिक लेजर बनाएं कि इस वाले बैंक अकाउंट से इस बैंक अकाउंट में इस तारीख को इतना पैसा ट्रांसफ़र किया गया, ये क्रेडिट कार्ड से इस तारीख को इतना खर्चा हुआ, वगैरह वगैरह। सो लाइक दैट अ पब्लिक लेजर कुड बी मेंटेन इन गूगल स्प्रेडशीट, है ना। और यहाँ एक से ज़्यादा एंटिटी को, जैसे गूगल की स्प्रेडशीट में हम एक से ज़्यादा यूज़र को अलाउ कर सकते हैं कि वो उसको एडिट करे और सभी लोग उसको देख सके, तो ये पब्लिक लेजर में भी ऐसा ही हो सकता है कि भाई हर एक बैंक वाले वो उसमें नई नई एंट्री डाले जाएं कि भाई ये वाले क्रेडिट कार्ड से इतना ट्रांजैक्शन हुआ एंड सो ऑन, और पुरानी कोई भी एंट्री डिलीट ना हो सके, ऐसा भी उसके अंदर प्रावधान रहेगा। इन अदर वर्ड्स, लेटर से कि जैसे अपना विकीपीडिया चलता है कि आप जाइए, कुछ भी एंट्री कंट्रीब्यूट किया, उसको रिवाइज किया, और अब फिर आप जाएंगे रिवीजन हिस्ट्री में तो पता चलेगा कि कौन सी तारीख को क्या क्या किया गया था। तो मतलब कि अभी की जो अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज्ड सिस्टम है उसके बदले केवल एक ही कोई टेक्नोलॉजी हो जिसकी मदद से पूरे बैंकिंग के डेटा मेंटेन किया जाए, अलग अलग बैंक और एंटिटी उनके पास एडिटिंग के राइट हों और पुराना डेटा डिलीट ना किया जा सके, उस प्रकार का कोई सिस्टम हो तो वो बहुत काम का रहेगा। जवाब तैयार करते हैं। मान लो कि जनरल स्टडीज़ पेपर 3 उसके अंदर साइंस टेक्नोलॉजी में पूछ लिया जाए कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसका क्या एप्लीकेशन है इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जवाब में पहले हम उसे व्याख्यायित करेंगे कि ये ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन इज़ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइंस डिजिटल डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिजिटल है वो हमने समझा, डिसेंट्रलाइज हमने अभी देखा विकीपीडिया और गूगल स्प्रेडशीट के उदाहरण, इस प्रकार से वो कुछ होता है। एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग अलग लोग कर सकते हैं और एक एंटिटी हैक हो गई तो भी पूरी सिस्टम में वो रहता है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इट इज़ द डिजिटली डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर फॉर बिटकॉइन। ठीक है, अब यही चीज़ को अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम अपने ये रुपये, डॉलर वगैरह के अंदर यूज़ करें तो उससे क्या क्या काम कर सकते हैं।
एक ऐसा ही पब्लिक लेजर मेंटेन किया जा सकता है जहां पर कि सारे प्रकार के रेमिटेंस, लोन, फाइनेंस, स्टॉक एक्सचेंज सभी ट्रांजैक्शन हो, किसने किसको लोन दिया, किसके क्रेडिट कार्ड से कितना खर्चा किधर गया वगैरह वगैरह, उस हिसाब से क्रेडिट रेटिंग, ट्रैक रिकॉर्ड सारी चीज़ रख सकते हैं। और ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा, तो मतलब सर्वर होस्टिंग का और वो भी खर्चा नहीं, कोई एक यूनिट हो गया खराब हो गया तो भी कोई चिंता नहीं। तो मतलब कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। टाइम पहले से इट विल रिड्यूस द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, ये पूरा इस प्रकार से चलेगा। तो और यही सब फायदे देखते हुए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉर्मर बैंकों ने भी अपनाना शुरू किया है। साल 2016 में आईसीआईसीआई ने दुबई की अमीरात बैंक के साथ एक सिस्टम बनाया, वहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, रेमिटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह पे भेजे जाते हैं, वो पूरा रिकॉर्ड हम ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से ही मेंटेन करेंगे, ताकि सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, वो पूरा डेटा स्पीड के अंदर भी टाइम भी कम लगता है और सस्ता भी रहता है। उसी के बाद यस बैंक, एक्सिस बैंक, उन्होंने भी अपना ये रेमिटेंस सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग शुरू किया और 2017 तक यस बैंक और उसे आगे लेके गया। उन्होंने बजाज इलेक्ट्रिकल के लिए एक बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशन बनाया है। वो कुछ इस तरह है कि आप समझिए बजाज इलेक्ट्रिकल वाले को अपने ट्यूबलाइट पंखे बनाने के लिए अलग अलग स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉपर वायर वो सब प्रोक्योर करना पड़ता है। तो अब तक का सिस्टम ये था कि वो सामने वाला वेंडर वो अपना रॉ मटेरियल भेजेगा, इन्वॉइस भेजेगा, ये लोग बैंक को इंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर ट्रांजैक्शन होगा, कंटिन्यूअस एंड टीडियस प्रोसेस। उसके बदले उन्होंने भी यहाँ पर भी ब्लॉकचेन ही कर दिया, तो सामने से इंस्ट्रक्शन आएगा, इधर से पेमेंट जाएगा, पूरा एक डिसेंट्रलाइज लेजर टाइप की सिस्टम, पहले से सस्ती है, स्पीडी है और सिक्योर है। तो मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ये कुछ अल्टीमेटली डेटा कीपिंग और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोग हैं। अब आरबीआई और सरकार का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या रुख है परीक्षा में लिखने के लिए? हमने देखा कि 2013 तक तो राजन भाई का रुख ये था, ये तो स्कैम वाला चीज़ है, दूर रहना चाहिए। लेकिन हाल की तारीख में आरबीआई का क्या रवैया है? साल 2016 में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर एचआर खान ने ये बोला कि हम एक कमेटी बनाएंगे और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उसका उपयोग करके हम कैसे पेपर करेंसी का प्रयोग कम कराएं और डिजिटली सारे ट्रांजैक्शन हो सके, ऐसा कुछ सोचते हैं। 2017 में आरबीआई की एक संस्था IDRBT, उन्होंने इसके ऊपर एक वाइट पेपर इशू किया और एक पायलट टेस्ट भी कर रहे हैं। ऐसा आरबीआई आपको पता होगा वो NEFT, RTGS और ECS ऐसे नेटवर्क चलाती है। तो पूरा ट्रांजैक्शन अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाए तो कैसे हमारा सर्वर का खर्चा बचे, टाइम बचे, कॉस्ट बचे वगैरह वगैरह कुछ वो सोच रहे हैं। तो आरबीआई का ये रुख है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए एक रतन वत्तल कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, वहाँ पर भी उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की प्रशंसा की है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये सारे फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन उसको मॉनिटर किया जा सकता है कम लागत के अंदर। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी ये क्रेडिट कार्ड वगैरह के अंदर हिडन चार्जेस होते हैं वो पहले से अपेक्षा कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी वो कंपनियों को भी पहले से कम खर्चा लगेगा सर्वर वगैरह के अंदर। रतन वत्तल ने तो यहाँ तक बोला कि आरबीआई वाले ये जो पेपर करेंसी इशू करते हैं तो स्वाभाविक है उसको इशू करने में भी खर्चा, प्रिंट करने का भी खर्चा होता है, उसकी नकल भी बनाई जा सकती है, लेकिन उसके बदले अगर वो डिजिटल करेंसी ही इशू करे, अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप करें और बैंकों के साथ उस प्रकार से कुछ लेन देन हो जाए, है ना, तो इट विल बी वो पेपर करेंसी से सस्ते में काम हो जाएगा, टैक्स विजिलेंस बढ़िया होगा और उसका नकल बनाना भी, फेक करेंसी बनाना भी असंभव होगा। तो ये सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी के कुछ, क्रिप्टो करेंसी वगैरह के कुछ लाभ आप सोच सकते हो। तो मित्रों अपनी 171 सीरीज़ के अंदर फर्स्ट पिलर, वहाँ पर मनी का एवोल्यूशन हमने देख लिया कि कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, वो वापस इसलिए देखा क्योंकि लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर और डिमोनेटाइजेशन के पॉलिटी वाले एस्पेक्ट वो समझ लिए। बैंक मनी उसकी थोड़ी बात करी, क्रिप्टो करेंसी वो ब्लॉकचेन के अनुसंधान में वापस उसको पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बैंक मनी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, स्पेशली रिगार्डिंग दिस, क्योंकि अब डिमोनेटाइजेशन के चलते कि बैंक मनी और चेक वगैरह को प्रावधान प्रमोट करना है, तो उसकी सारी थियरी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, नेफ्ट, ATM का पूरा कैसे चलता है, और करंट अफेयर्स के अंदर ये जो भी UPI भीम ऐप लॉन्च किया गया, रतन वत्तल और चंद्रबाबू नायडू कमेटी, तो उन्होंने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए थे, सर्वे ने क्या सुझाव दिए, बजट में कौन कौन से सुझाव माने गए, राइट, इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के सहित ये पूरी चर्चा बैंक मनी और वहाँ पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे।